हमारा सेकंड चैप्टर है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज। 600 BCE टू 600 CE के बीच के टाइमलाइन को हम पढ़ेंगे। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो चेंजेस आए 1500 टाइम के 1500 ईयर्स के जो टाइम, जो उसके बाद का जो टाइम था हड़प्पन सिविलाइजेशन के 1500 ईयर्स के बाद का जो टाइम था, उसके बाद जो चेंजेस आए सेवरल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, हम उस समय के जो चेंजेस को उनको हम पढ़ने वाले हैं, उन चेंजेस को पढ़ने वाले हैं। क्या क्या की कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्टली हम पढ़ेंगे ऋग्वेदा के बारे में, मतलब ऋग्वेदा किस समय कंपोज किया गया, इसे कहाँ पे कंपोज किया गया, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे, मतलब उनके आसपास वाले इलाकों में से कंपोज किया गया था, लिखा गया था। ऋग्वेदा हिंदुइज्म के 4 वेदास में से एक है। और किस तरह की एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स इमर्ज हुई थी सब कॉन्टिनेंट के सेवरल पार्ट्स में, सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया के सेवरल पार्ट्स में, इंडिया के और इंडिया के आसपास के। अब तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप बन गया, उस समय ऐसा कुछ था नहीं, मतलब कम्प्लीटली फिक्स्ड बाउंड्रीज थी नहीं। न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल आ गए थे, मतलब किस तरह से डेड बॉडी, जो डेड रिमेन्स होते थे, डेड बॉडीज़ होती थी, उनको दूसरे तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाता था और किया जाने लगा। 600 BCE से न्यू सिटीज़ और किंगडम्स भी एग्जिस्टेंस में आए, उनकी ग्रोथ शुरू हुई। 600 BCE को हम एक मेजर टर्निंग पॉइंट भी मानते हैं अर्ली इंडियन हिस्ट्री में। और वो मेजर टर्निंग पॉइंट क्यों था, ये हम अभी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। कुछ 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, 16 महाजनपद के बारे में, जो बहुत मोस्ट पावरफुल स्टेट्स थे, मोस्ट पावरफुल किंगडम्स थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। और ज़्यादातर इनके ऊपर किंग्स रूल किया करते थे। इनसे छोटे छोटे जो होते थे उन्हें मतलब कुछ महाजनपदास को तो गनास बोलते थे और कुछ संघास बोलते थे। गनास और संघास को ओलिगार्चीज भी कहा जाता था। बिटवीन 600 BCE और 400 BCE के बीच में मगध जिसके बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। मगध एक बहुत पावरफुल महाजनपद था, बहुत मोस्ट पावरफुल किंगडम भी था। उसका इमर्ज हुआ था जब मौर्यन एम्पायर, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के, मतलब जो उसके फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के, उनका इमर्जेंस के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके फाउंडर के बारे में पढ़ेंगे हम, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो कि 321 BCE के टाइम पीरियड से शुरू हो जाता है। और ये एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये एम्पायर अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान तक एक्सटेंड हो चुका था। उनके जो ग्रैंडसन थे अशोका, जिनके बारे में हम जानते हैं ही इज़ मोस्ट फेमस रूलर, इन्होंने कलिंगा को कंकर किया था। कलिंगा जो कि प्रेजेंट डे उड़ीसा में जो किंगडम था। और बहुत अलग अलग सोर्सेस से हम रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं मौर्यन हिस्ट्री को, मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हो गई, अशोका के इंस्क्रिप्शंस हो गए, लिटरेरी सोर्सेज हो गए, या फिर इंडिका का अकाउंट हो गया। इंडिका एक बुक है जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था। अभी हम इसके अंदर एक पॉइंट है न्यू नोशन ऑफ किंगशिप। ये कंप्लीट चैप्टर इस पॉइंट पे भी घूमता है, न्यू नोशन ऑफ किंगशिप के ऊपर। ये एक्चुअली में इस पॉइंट को मैं थोड़ा दो पार्ट में एलोबरेट करूँगा। न्यू नोशन ऑफ किंगशिप क्यों, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट्स को एक साथ लेके चल रहा है। तो ऐसा था कि 200 BCE के इमर्जेंस में, मतलब बाय 200 BCE कुछ न्यू किंगडम्स और चीफडॉम्स सब कॉन्टिनेंट में इमर्ज होना शुरू हो गए थे। अलग अलग किंगडम्स थे, जैसे कि चोलास, चेरास, पांड्यास, तमिलाकम मतलब जो तमिलनाडु, जो प्रेजेंट डे तमिलनाडु है, साउथ इंडिया का जो रीजन है, साउथ इंडिया जो पार्ट है, वहाँ पर इन डायनेस्टीज़ का रूल था, चोलास, चेरास एंड पांड्यास का। और ये हमें इस सब के बारे में हमें संगम टेक्स्ट से पता चलता है। ये एक टेक्स्ट है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, जिससे हम हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। कुछ जो स्टेट्स थे, सतवानाज या फिर शाकाज, वो पॉइंट्स को कंट्रोल करते थे। मतलब कुछ स्टेट्स में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क्स को वो कंट्रोल करते थे।
सतवाहनास और शाकाज। और कुशानास के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इन लोगों का कंट्रोल मतलब जो फर्स्ट सेंचुरी BCE टू फर्स्ट सेंचुरी CE तक था, बहुत लंबा समय मतलब एक अच्छे टाइम तक इन्होंने रूल किया। और इन्होंने बहुत बड़े एरिया पर इन्होंने रूल किया था, जो कि सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट एशिया की तरफ, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ इन्होंने मतलब इतना बड़ा रीजन को इन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा था। जो इनकी हिस्ट्री है, कुशानास की जो हिस्ट्रीज़ है, उसको रिकन्स्ट्रक्ट आर्कियोलॉजिस्ट थ्रू इंस्क्रिप्शंस कर पाते हैं। कुशानास के कॉइन्स की वजह से उनको हम हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट कर पाते हैं। कुछ स्कल्पचर्स मिले हैं जिनकी वजह से हम कुशानास की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट कर पाते हैं। और कुशानास ये जो हिस्ट्री जो आर्कियोलॉजिस्ट जिस एविडेंसेस की वजह से रिकन्स्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, वो एक अलग सा सेंस भी देते हैं, किंगशिप का एक अलग नोशन मतलब कन्वे करते हैं हमें। गुप्तास की हिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ ले हम लोग, द हिस्ट्री ऑफ गुप्तास 4th सेंचुरी BCE के टाइम से। ये इनको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट के पास जो एविडेंसेस है वो जैसे कि लिटरेचर से उन्होंने गुप्तास की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया, कॉइन्स से, इंस्क्रिप्शंस से। जो इंस्क्रिप्शंस जैसे कि प्रशस्तीज से इन्होंने गुप्तास की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया। और हम लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी था कि एक राजा के बारे में उसकी प्रजा क्या सोचती थी, और उसी राजा के बारे में उसकी प्रजा क्या सोचती थी। और इसी चीज़ों को एग्ज़ामिन करने के लिए राजा मतलब आर्कियोलॉजिस्ट स्टोरीज़ को पढ़ते हैं, जैसे कि जटाकास और पंचतंत्र की स्टोरीज़। पंचतंत्र और जटाकास की स्टोरीज़ से कहीं ना कहीं हिस्टोरियंस ये रिकन्स्ट्रक्ट कर पा रहे हैं कि जो सब्जेक्ट्स थे, रूलर्स के सब्जेक्ट्स यानी जो प्रजा थी, वो राजा के बारे में और उसके स्टेट के बारे में क्या सोचती थी। किस किस तरह की स्ट्रेटजीज़ 6th सेंचुरी BCE में यूज़ की गई ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। पॉपुलेशन एवर इंक्रीजिंग थी, हर जगह हर टाइम ऐसा ही चल रहा है, पॉपुलेशन एवर इंक्रीजिंग है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। तो क्या क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ किया गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, किस तरह के एग्रीकल्चरल टूल्स इन्वेंट हुए, किस तरह के टूल्स यूज़ में आए, जैसे कि प्लग का यूज़ करना शुरू कर दिया था, आयरन प्लग शेयर का यूज़ करना शुरू कर दिया था, ट्रांसप्लांटेशन का यूज़ करना शुरू कर दिया था, इंट्रोडक्शन हो चुका था एक न्यू वे ऑफ एग्रीकल्चर का, एंड इरिगेशन अलग अलग तरीके से इरिगेशन करना शुरू कर दिया था। वेल्स से इरिगेट करते थे अपने मतलब लैंड को, या फिर टैंक्स से, या फिर बहुत लेस कॉमनली वो कैनाल्स का यूज़ कर रहे थे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो लोग कैनाल्स का थोड़ा बहुत यूज़ करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, लेकिन यहाँ पे और उन लोगों को प्लग के बारे में तो पता था लेकिन किसी आयरन जैसे मेटल के बारे में नहीं पता था। तो 6th सेंचुरी BC के टाइम पीरियड में इस अर्ली हिस्ट्री में लोगों को आयरन के बारे में पता चला, उन्होंने आयरन का यूज़ करना शुरू कर दिया था। और इसमें अलग अलग और भी बातें हैं, जैसे कि लैंड ग्रांट्स दिए गए थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को या फिर ब्राह्मणास को, या फिर टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज़, और अलग अलग तरह के लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए लैंड ग्रांट्स देना बहुत ज़रूरी हो गया था। लैंड ग्रांट्स मतलब एक तरह से गिफ्ट देना लैंड का, जो कि ऐसी लैंड को गिफ्ट देना जिसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाता हो। और ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को देंगे, ब्राह्मणास को देंगे, या फिर अलग अलग लोगों को देंगे जिनकी वजह से एग्रीकल्चर एक्सटेंड किया जा सके। ये तो एक है कि क्यों लैंड ग्रांट दिया जाता था, उसमें हम इस चीज़ को जोड़ सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर एक्सटेंड करने के लिए भी देते थे, और वो एलाइज को विन करने के लिए भी, मतलब अपनी तरफ करने के लिए भी, अपना एलाइज का सपोर्ट लेने के लिए भी ये लोग लैंड ग्रांट्स किया करते थे, राजाज, सभी राजा। और अब हम आगे भी पढ़ेंगे कि किस तरह से वुमेंस का भी रोल लैंड ग्रांट्स में रहा है, किस तरह से अर्बन सेंटर्स थे, जो बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स थे वो इमर्ज हुए, जैसे पाटलिपुत्रा, उज्जैनी, पुहार और मथुरा जैसे बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स उस समय इमर्ज हुए। ये हिस्टोरिकल सिटीज़ है, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, अर्बन सेंटर्स हैं। और किस तरह के मतलब टाउन्स इमर्ज हुए थे, किस तरह के लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ लोग टाउन में रहा करते थे। हम जानते हैं कि हिस्ट्री में पुराने समय में स्किल बेस्ड वर्क नहीं था, पुराने समय में लोगों को उनके कास्ट के ऊपर वर्क मिलता था, मतलब कास्ट के ऊपर वो वर्क किया करते थे।
तो उसी तरह जैसे कुछ वॉशिंग फोक हो गए, वीवर्स हो गए, स्क्राइब्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, पोर्टर्स हो गए, रिलीजियस टीचर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, किंग्स हो गए। कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा बनता था, टीचर का बेटा टीचर, ब्राह्मण का बेटा वही पुजारी पंडित बनता था, पुजारी बनता था, मटके बनाने का वाले का बेटा मटके बनाता था, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर करता था, कुछ भी धोबी का बेटा धोबी बन जाता था। अब आज के समय में वो नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ये बहुत ही गलत तरीका था। मैं इस चीज़ के बारे में हम अलग से बात करेंगे किसी और वीडियो में। मतलब ये पुराने समय की बात है कि किस तरह से काम बांटे हुए थे लोगों के बीच में, और किस तरह से जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, उन लोगों की गिल्ड हुआ करती थी, श्रेणीज हुआ करती थी, किस तरह वो एक दूसरे को ऑर्गेनाइज करके रखते थे ताकि वो मोस्ट प्रोडक्टिव वे में वर्क कर सकें, सबको अच्छे से जॉब मिले, आर्टिस्ट को जॉब मिले, अच्छा सा रोज़गार मिले, इस टाइप का वो गिल्ड बना के रखते थे। जो ट्रेड हुआ करते थे, जो कि सब कॉन्टिनेंट में हो गए या सब कॉन्टिनेंट के बाहर हो गए, जैसे कि ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका की तरफ हो गए, सब कॉन्टिनेंट से बाहर की तरफ, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना की तरफ जो ट्रेड्स हुआ करते थे, इस तरह का मतलब इन ट्रेड्स में भी इमरजेंस, जो ट्रेड का इमरजेंस हुआ था और ट्रेड किस तरह से फ्लोरिश कर रहा था, बढ़ रहा था। इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता था, इंडिया से हम मतलब क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे हम, स्पाइसेस जो कि मसाले होते हैं वो एक्सपोर्ट करते थे, पर्ल्स जो कि फाइन पर्ल्स होते हैं, या फिर आइवरी यानी कि हाथी के दांत से जो चीज़ें होती है, हाथी के दांत, उनको एक्सपोर्ट करते थे। सिल्क क्लोथ को हम एक्सपोर्ट किया करते थे, या फिर मेडिसिनल प्लांट्स, हम जानते हैं आयुर्वेदा के बारे में, इंडिया हमेशा से इस चीज़ में हमेशा से आगे रहा है और उसी चीज़ को हम एक्सपोर्ट किया करते थे। और इन चीज़ों की वजह से मतलब जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले हम पक्का कुछ लेंगे, तो इन एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए, एक्सचेंज को मतलब करेंसी का इंट्रोडक्शन हुआ था उस समय, कॉइनेज का इंट्रोडक्शन हुआ कि हम कुछ देंगे तो हम उनसे उसके बदले कुछ लेंगे, या फिर हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो हम उन्हें कुछ देंगे। उसी तरह कॉइनेज का इंट्रोडक्शन हुआ और उसी समय पंच मार्क्ड कॉइन्स जो कि सिल्वर या फिर कॉपर से बना करते थे, उनका आना शुरू हो गया था सर्कुलेशन में। और जो सबसे पहला जो गोल्ड कॉइन था उसे इशू करने वाले कुशानास थे। कुशानास जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि इनका सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट एशिया तक बहुत अच्छा खासा कंट्रोल था, और इनके बारे में इंस्क्रिप्शन से पढ़ते हैं, इनके कॉइन्स से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कॉइन आया क्यों आया, क्योंकि पहला जो गोल्ड कॉइन था वो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। जेम्स प्रिंसेप जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, उन्होंने किस तरह से अशोका की जो लैंग्वेज थी, अशोकन ब्राह्मी 1838 में उस लैंग्वेज को, ब्राह्मी लैंग्वेज को, ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट को डेसिफर कर लिया था। उसकी वजह से हम लोग अशोका के बारे में अच्छा खासा कुछ जान पाए, पढ़ पाए। और अब हम इसमें एक चीज़ देखते हैं कि मतलब इंस्क्रिप्शंस की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती है। इंस्क्रिप्शंस जो हम इंस्क्रिप्शंस होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट उनसे बहुत सारा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं, निकालते हैं, तो उनकी क्या क्या लिमिटेशंस थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के और भी अच्छे से। लेकिन और ऑल ओवर मतलब ऐसे ओवरऑल वे में देखा जाए तो जैसे कि कुछ इंस्क्रिप्शंस पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो फेंटली इनग्रेव्ड है, यानी आधे अधूरे इनग्रेव्ड है, क्योंकि उन्हें बहुत 100-200 हज़ारों साल पहले लिखा गया चीज़ों को, ऑब्वियसली वो इस समय तक नहीं टिक सकते। कुछ इंस्क्रिप्शंस डैमेज्ड है या फिर कुछ के लेटर मिसिंग है, कुछ का एग्जैक्ट मीनिंग हम अभी लिटरल सेंस में नहीं निकाल सकते कि वो उस समय क्या कहना चाहते थे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसेप एंड पियादासी। ये कौन कौन से 2 वर्ड्स है और ये किसके लिए यूज़ किए गए थे, ये जेम्स प्रिंसेप के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि ईस्ट इंडियन कंपनी के ऑफिसर थे। एपिग्राफी होती है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अभी हम यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना, एपिग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को हम एपिग्राफी बोलते हैं। 1830s के टाइम पे जेम्स प्रिंसेप जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, उन्होंने ब्राह्मी एंड खरोष्टी ये 2 स्क्रिप्ट्स हैं जो कि अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस में यूज़ हुई थी, जो कि कॉइन्स में भी यूज़ हुई थी, इंस्क्रिप्शंस में भी यूज़ हुई थी, उसको इन्होंने डेसिफर कर लिया था, यानी पढ़ लिया था, उसको समझ लिया था और उसका मीनिंग निकाल लिया था।
उनको ये पता चला, उन्हें ये पता चला कि यहाँ पे जो ये पियादासी जो वर्ड यूज़ हुआ है, और जो मतलब पियादासी जो वर्ड यूज़ हुआ है, ये एक राजा को रेफ़र करता है। इसका मतलब होता है, पियादासी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड, प्लीजेंट टू बी होल्ड। ये अशोका के लिए यूज़ हुआ था ये वर्ड, मतलब ये जो रेफ़र किया गया है ये वर्ड, इसका मीनिंग था प्लीजेंट टू बी होल्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीजेंट टू बी होल्ड। और दे कुछ इंस्क्रिप्शंस ये भी रेफ़र करते हैं कि अशोका जो था वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स, उसके बारे में मतलब हमें ज़्यादातर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में पता चला है। जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो ये रेफ़र करते हैं किंग के बारे में, अशोका के बारे में, जो कि एक मोस्ट फेमस रूलर था। उसको बुद्धिस्ट टेक्स्ट के थ्रू हमें पता चला उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट, द अर्लियर स्टेट्स, और इसमें पॉइंट देखा 2.1 द 16 महाजनपदास। तो द 16 महाजनपदास ये वो जनपदास थे, मतलब महाजनपदास मतलब जो सबसे मोस्ट पावरफुल और सबसे बड़ी बड़ी सिटीज़ जो उस टाइम पे इमर्ज हुई थी। 6th सेंचुरी BC का जो टाइम था, ये अर्ली स्टेट्स सिटीज़ और आयरन के यूज़ को, मतलब जो आयरन का जो यूज़ हो रहा था वो ग्रो हो रहा था, आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होना शुरू हो गया था। किस तरह से कॉइनेज का डेवलपमेंट शुरू हुआ उसकी तरफ इंडिकेट, मतलब उस चीज़ को मतलब बताता है कि किस तरह के एडवांस और सेवरल जो चेंजेस हुए थे 6th सेंचुरी BC के, उसके बारे में बताते हैं। अर्ली स्टेट्स के अंदर 16 महाजनपदास के अंदर जो अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट है वो ये मेंशन करते हैं, मतलब और भी चीज़ों को मेंशन करते हैं वो, तो उनमें से और इन चीज़ों को भी मेंशन करते हैं, जैसे कि 16 स्टेट्स थे जो कि जिनको हम मतलब वो लोग महाजनपद बोलते थे, महाजनपद, और उनकी लिस्ट अलग अलग है, मतलब ऐसे अलग अलग नाम से उनको जाना जाता था, जैसे वज्जी, VAJJI वज्जी, एंड मगध, कौशला, कुरु, पांचाल, गांधार एंड अवंती। अब इनमें से कई नाम हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुने से लग रहे हैं। पांचाल का नाम सुना है, कुरु का नाम सुना है, मगध का नाम सुना है। मगध जो जिसपे चंद्रगुप्त मौर्य को जिन्होंने मतलब चंद्रगुप्त मौर्य इस पे राज करते थे, इस मगध एम्पायर पर। इस तरह के नाम हर जगह इन बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में हमें देखने को मिलते हैं, और इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो महाजनपदास के जो नाम लिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महाजनपदास रहे होंगे। जैसे कि ज़्यादातर जो महाजनपद थे उन पे किंग्स राज करते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनके ऊपर गनाज या फिर संगाज, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल या फिर नंबर ऑफ मैन एक साथ कलेक्टिवली राजाज रूल किया करते थे। एक पे तो एक किंग था और कुछ महाजनपद पे 2-4 लोग मिलकर राज किया करते थे। ईच मतलब हर महाजनपद की खुद की एक कैपिटल होती थी जो कि फोर्टिफाइड होती थी, और उसके चारों तरफ मतलब वॉल से उसे कवर कर दिया जाता था फॉर पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन। मेनली तो वही रहता है क्योंकि उस कैपिटल के अंदर हमेशा राजा महाराजा रहा करते थे इसीलिए। और 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट धर्मसूत्राज उसको कंपोज करना शुरू कर दिया था। धर्मसूत्राज ये इसके अंदर है ना, ये बता रखा था धर्मसूत्रास के अंदर कि राजा को क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए और अलग अलग सोशल कैटेगरीज के लोगों को क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। मतलब इसमें सोशल कैटेगरी वाइज लोगों को बांट दिया गया था। और वही मतलब राजा जो हुआ करते थे वो कौन बनते थे, वो क्षत्रियाज हुआ करते थे। क्षत्रियाज को ही हमेशा से राजा बनाया गया इस तरह से। और या फिर फाइटिंग फोर्सेस जो आर्मी में थे वो क्षत्रियाज हुआ करते थे। कुछ स्टेट्स की तो अच्छी खासी स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी, कुछ की मतलब अच्छी खासी ब्यूरोक्रेसी हुआ करती थी, मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसी हुआ करती थी, मेंटेन हुआ करती थी। बाकी कुछ तो डिपेंडेंट थे मिलिट्री के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए पीजेंट्री के ऊपर। जैसे कुछ बड़े महाजनपद थे उनके तो खुद की आर्मी हुआ करती थी, लेकिन जो छोटे जनपद हो गए वो लोग पीजेंट्स पे डिपेंडेंट रहा करते थे। वो पीजेंट से
जब मिलिट्री की डिमांड होती थी तो वहाँ से पूरे डिपेंड रहते थे, कम्प्लीटली वहीं से रिक्रूट किया करते थे बीजेंट्री से। 16 महाजनपद में से जो फर्स्ट अमंग द 16 जो कहा जाता है उसका नाम है मगध। अब यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, इसमें बता रखा है कि जनपद का मतलब क्या होता है। महाजनपद यानी बिग, महा मतलब बड़ा, है ना। उसी तरह जनपद का मतलब क्या होता है, जनपद का मतलब होता है एक लैंड जो कि वेयर जना यानी पीपल या फिर क्लैन या फिर आती है, लोग आते हैं और सेटल हो जाते हैं। ये वर्ड मतलब प्राकृत और संस्कृत दोनों में यूज़ किया गया है, जनपद, जना, जनपद। जो मगध था फर्स्ट अमंग द 16th था, जो कि 16 महाजनपद में से था, वो था मगध। ये 6th और 4th सेंचुरी के बीच में इसका जो मतलब इमर्जेंस हुआ था और ये सबसे मोस्ट पावरफुल महाजनपदा माना जाता है। और किस तरह से मतलब 16 महाजनपद में से सबसे पावरफुल कहलाया, इसकी जो लोकेशन बताई जाती है वो प्रेजेंट डे बिहार में बताई जाती है कम्प्लीटली, जो मतलब स्टेशन बिहार में था, आज प्रेजेंट डे बिहार में था। ये ऐसा रीजन था जो कि बहुत ज़्यादा रिच था एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में। ऑब्वियसली आज भी हम देखते हैं बिहार, यूपी, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, एलुवियल सॉइल है, फ्लड प्लेन्स है वहाँ पर, इसीलिए। और इसके बाद सेकेंडली क्या है कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ यहाँ पर एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा थे। वाइल्ड एनिमल्स हो गए जो कि आर्मी में यूज़ किए जा सकते थे, जैसे कि एनिमल्स मतलब जैसे कि एलिफेंट्स, एनिमल्स में जैसे कि एलिफेंट्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बना, मतलब एस्पेक्ट था आर्मी का, मगध आर्मी का। एलिफेंट्स हमेशा से मतलब रहे आर्मी के बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहे, इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे। और ये जो रीजन था इसके चारों तरफ मतलब ये रीजन में क्या है कि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा था, कम्प्लीटली रीजन पूरा फॉरेस्ट से कवर्ड था। गंगा और मतलब गंगा एंड गैंगस रिवर यहाँ से बहती थी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज थी, गंगा की अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है जो कि इधर से बहती रहती है। उन्होंने एक अच्छा चीप और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन मेथड दिया उस समय के लोगों को, महाजनपदा मगध के लोगों को, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स तो होना चाहिए ना। कई लोग बुलेट कार्ट पे ट्रैवल कर लेंगे लैंड से, लेकिन जब कोई नदी से ट्रैवल कर रहा है तो उसे इतनी एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मतलब बहाव के साथ ही उसकी नाव आगे चली जाएगी। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव था उस समय के लिए, उस समय के हिसाब से। मगध की जो पावर थी वो कुछ मतलब किस तरह से आई थी, वो इनकी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से जो इसकी पावर थी वो इंक्रीज हुई थी। और वो इंडिविजुअल पावर्स मतलब इंडिविजुअल पॉलिसी, इंडिविजुअल्स की अलग अलग पॉलिसीज़ थी। किसी के रूथलेसली एम्बिशियस थे, जैसे कि बहुत सारे एम्बिशियस किंग्स हुआ करते थे, वो अपने राज्य को बढ़ाने में बहुत बिलीव रखते थे। तो इस तरह की वजह से मगध इम्प्रूव मतलब बहुत ज़्यादा एक एज अ स्ट्रॉन्ग किंगडम इमर्ज हुआ था, स्ट्रॉन्ग किंगडम। जैसे भिम्बिसारा का नाम आ जाता है, अजातशत्रु एंड महापद्मनंदा, ये बेस्ट नोन किंग्स हुआ करते थे, जो जिनकी वजह से मगध अपनी एक मतलब पीक पे पहुंचा था, अपनी एकदम स्ट्रॉन्ग पीक पे पहुंचा था। और जो उनके मिनिस्टर्स हुआ करते थे, जो एक अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ जो कि स्ट्रॉन्ग बनाने का, नेशन उनके जो स्टेट को, किंगडम को पावरफुल बनाने में जो यूज़फुल थी, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनके मिनिस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा था। राजगहा, जो कि आज तो प्रेजेंटली हम इसे राजगीर बोलते हैं, जो कि आज बिहार में, प्रेजेंटली बिहार में है। और ये कैपिटल हुआ करती थी मगध किंगडम की, प्रेजेंट मतलब इनिशियली तो ये पहले उसकी कैपिटल हुआ करती थी। उसके बाद 4th सेंचुरी BCE के बाद ये कैपिटल राजगहा से शिफ्ट होकर पाटलिपुत्रा में हो गई थी, जो कि आज प्रेजेंट डे पटना है, पाटलिपुत्रा का नाम। एंड अर्ली एम्पायर के बारे में हम पढ़ेंगे।
ये जो मैप है, मैं अलग से मैप्स के लिए अलग अलग हर चैप्टर की अलग अलग मैप को लेकर या फिर एक साथ एक मैप मतलब पूरी बुक के मैप्स को एक्सप्लेन करूँगा, तो हम उसमें भी अलग से देखेंगे ही। तो ये मैप 1 में हम दिखा रखे हैं अर्ली स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स, कौन कौन से अर्ली स्टेट्स हुआ करते थे और उनके कैपिटल्स थे। मैंने बताया महाजनपदास जो थे वो अर्ली स्टेट्स थे, उनके कैपिटल्स हमेशा फोर्टिफाइड रहते थे। यहाँ पे जैसे हम नाम दे सकते हैं वत्सा, अवंती, काशी, कौशला, वज्जी, मगध, अंगा, गांधारा, कंबोज तक, ऐसे मत्स्य एंड अर्ली एम्पायर। तो अभी हमने ये वाला पार्ट पढ़ा था कि फर्स्ट अमंग द 16th था वो मगध था, और मगध के बारे में मैंने बताया कि मगध की जो इनिशियल कैपिटल थी वो राजगीर थी। और अब हम पढ़ेंगे एन अर्ली एम्पायर।